आप यहाँ? उसने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीख का गला घोंटते हुए कहा था। वो जिसकी शर्ट खून से भरी पड़ी थी सोफे पर सिगरेट सुलगाए बैठा हुआ था, एक जुस्त में उस तक पहुंचा था और उसकी कमर को दबोचा था। फ़ोन क्यों काटा था कल? उसकी कमर में उंगलियां दसाते पूछा था उसने। वो तो उस मोमिन को जानती ही नहीं थी जो उसके सामने खड़ा था। खून से लथपथ निचड़ा हुआ, सिगरेट सुलगाए कड़े तेवरों से खड़ा वो उसकी जान लर्जा गया था। मैं वो उसकी तो जान पर बनाई थी मोमिन की हालत देखकर। देखो जोइशा, मैं सख्ती का कायल नहीं हूँ। बहुत नरमी से समझा रहा हूँ कि तुम नहीं तो और कोई भी नहीं। जैसे बीरबल का खून कर दिया मैंने, वैसे ही अगर तुम्हारी फैमिली ना मानी तो मैं खुद समेत इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। उसने उसको झटके से छोड़ते हुए ये कहा था। मोमिन, आपने बिरबल को मार दिया। उसके सुनकर पूरा जिस्म लर्ज रहा था और लफ्ज टूट रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। हाँ, मार दिया। देखना चाहोगी? उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके आगे मोबाइल करते वीडियो प्ले की थी जिसमें बिरबल पूरी तरह जख्मी था। ये वीडियो भी उसने फेक एडिट की थी। जोइशा ने थोड़ी सी देखी थी और फिर आंखों पर हाथ रख लिया था। नहीं, वो ज़मीन बोस होने को थी जब मोमिन ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ कर उसे बेड पर धक्का दिया था। यही अंजाम उस अरसम का भी होने वाला है बहुत जल्द। 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन बाद मैं रिश्ता लेकर आऊँगा और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। उसकी आंखों में आंखें गाड़े कहा उसने और फिर वो वहाँ से चला गया। और वो बस आंखें बंद किए रोती वहाँ ये सोच रही थी कि कहाँ गलत थी वो। पहले बीरबल, फिर अरसम, फिर मोमिन। मोमिन वो जो बहुत अच्छा था, वो कैसे इतना बुरा हो गया? और फिर कातिल भी। क्या एक कातिल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी? सौ सवाल उसके दिमाग में जगमगा रहे थे। मगर वो कैसे इनकार करेगी? कैसे वो जानते बुझते हुए एक कातिल के साथ ज़िंदगी गुजार सकेगी? उस सब में से एक चीज़ वाज़िया नज़र आई थी उसे, और वो थी खुद की मौत। मेरी ज़िंदगी के तमाशे के सिवा कुछ नहीं। मेरी वजह से दादो और हाइसी को कुछ हो, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी भी देख नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं खुद ही खुद को ख़त्म कर लूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसने कांपते हाथों से साइड ड्रॉर खोला था और फिर वहाँ से जितनी भी टैबलेट थी सारी निकाल कर मिक्स करके पानी से फाँक ली थी। मम्मा, बाबा, जोइशी आ रही हैं आपके पास। उसने बेड पर गिरते आंखें बंद की थी। कौन हो तुम, और मेरे रूम में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसने म्यूजिक प्लेयर का रिमोट उठाकर दीवार पर मारा था जिसके 100 टुकड़े हुए थे। मुंतहा कांप गई थी। वो मैं आपकी केयर टेकर हूँ। उसने रिमोट के टिकरों को देखते हुए डुबडुबाती आंखों से कहा। सीधा कहो ना कि मेरी पैसे के बल पर मेरे आगे पीछे दुम हिलाओगी अब तुम? वो फिर से ताली मार कर वहशाना हंसी हंसी थी। मुंतहा को उसके लफ्ज़ से एक चाबुक की तरह लगे थे, मगर यही तो उसका इम्तिहान था। उसने जवाब दिए बगैर रिमोट के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए थे। ओह कितनी इधर ओए तुम इधर आ, मेरे पैर चाट। उसने अब दिल हराश कहका लगाया था। मुंतहा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया था। सारे टुकड़ों आंसू से तर चेहरे पर गिराते वो बस अपनी तजलील सहन कर रही थी। मेरा नाम पिंकी है और तुम्हारा? उसको चुपचाप अपना काम करते देखा पिंकी ने अपनी दोनों पौनियों को हिलाते उससे गहरी नज़रों से देखते हुए ये कहा था। मुंतहा रोहेल अपने आंसू साफ करते उसने एक लफ्जी जवाब दिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब मेरा कोई भी नौकर मेरे सवाल को इग्नोर करता। आज के बाद तुमने अगर जवाब ना दिया तो तुम्हारा गला घोंट दूंगी, आई समझ? वह किसी शेर की तरह उस पर चिपटी थी और उसका अपने कंधे नाखूनों से मुंह नोच डाला था। बदले में उसने कोई जवाब नहीं दिया था, खुद को ढीला और पुरसकून छोड़ दिया था। वो अपने वार करके पीछे हटी थी और फिर ऐसे सांस ले रही थी जैसे किसी मैराथन में हिस्सा लेकर आई हो। मुंतहा के मुंह पर लगी नाखूनों की खराशों में से एक अब खून निकलने लगा था और वो फिर से औंधे मुंह बेड पर लेट कर वैसी ही वहशानिया हंसी अब हंसने लगी थी वो। तुमने कोई मज़ाहमत नहीं की, अपनी जान नहीं बचाई? हाँ हाँ, क्यों? वैसे कितना सब्र करोगी? 2 दिन में तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे? हाँ हाँ, ये लोग समझते हैं कि तुम मेरी हिफाजत कर सकोगी? अरे, जो खुद को नहीं बचा सकी एक पागल से, वो मेरी हिफाजत करेगी? हाँ हाँ। वो औंधे मुंह लेटी बड़बड़ा रही थी। मुंतहा ने उस 19 साला लड़की की पुश्त को देखा। उसकी बातों, उसके लहजे की नफ़रत, उसका कातिलाना अंदाज, किसी से भी वो इतनी कम उम्र नहीं लग रही थी। उसने अपनी माँ की ली हुई चादर से ही अपने चेहरे पर रिश्ते खून को साफ किया था जहाँ अब दर्द हो रहा था, और फिर से कमरे की चीज़ें उठाने लगी थी।
हेलो, कैसे हो सब? अरहम ने होटल रूम में जाते कहा था जब हाँ अरसम, इहाब, जनीम, हमना सब थे। हम ठीक है, तुम सुनाओ, सब ठीक था ना? अरसम ने पूछा था। मेरा रूम किस तरफ है? इशाल ने किसी को भी देखे बगैर पूछा था। ये क्या तरीका है यीशु, सलाम ना दुआ। अरसम ने घूरा था उसे। मैं बहुत थक गई हूँ अरसम, एंड सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, उसने बेजार लहजे में कहा। थक तो अरहम भी गया होगा, और आई थिंक इशाल हमारे साथ हमारे रूम में रहेगी। और अरहम, इशाल और अरहम का अलग रूम बुक्ड है, अरसम ने हमना की बात काटते हुए कहा था। ओह, मैं समझी, ये लोग यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। हाइकिंग का तो बहाना था, हमना ने कड़वे तेवरों से कहा था। हनीमून मनाने के लिए मैं चाइना कभी ना आता, और अपने हनीमून मनाने के लिए तुम गधों की फ़ौज के साथ ना आता। हनीमून पर भी आऊँगा, मगर अपनी दूसरी बीवी के साथ, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। अरहम ने नाक चढ़ाते हुए अरसम को आंखें मारते हुए कहा। रियली? तो फिर ये क्या है? और अरसम की इशाल ने हमना की बात काटते हुए आंखों से अरसम के आगे हाथ किया था, और अरसम ने उसके हाथ पर की रखी थी, और वो आंखों में आंसू लिए अरहम को देखती वहाँ से वो निकली थी। अरहम, क्यों रुलाते हो? उसे मोहब्बत का रोग बहुत बुरा होता है। महबूब को किसी और के साथ इमेजिन करके दिल कटता है, और तुम उसे हर वक्त एक ही बात कहते हो। आपने नरम लहजे में उसे कहा था। एहसास दिलाता हूँ उसे कि वो क्यों मुझे धोखेबाज कहती है, जब वो मेरे मुंह से निकले अल्फाज में भी किसी रकीब को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने बेचैनी से कहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो मोहब्बत में रकीब तो बर्दाश्त होता ही नहीं है, फिर चाहे उसकी गर्दन दबानी पड़ जाए या फिर रास्ते से हटाना पड़ जाए। हमना ने एक ट्रांस की कैफियत में कहा। अरहम, जाओ मनाओ उसे, और 2 घंटे बाद हम निकल रहे हैं हाइकिंग के लिए। अरसम ने हमना की बात इग्नोर करते हुए हायसम को कहा था। अरहम निकला था बाहर। हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, चलो हमना। जनीम ने हमना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आई। छोड़ो मुझे, हमना ने अपना हाथ छुड़वाया। क्या हो गया है? मैं समझा रही हूँ ना, तुम पागल हो? जनीम ने उसे रूम की तरफ खींचा था। कुछ नहीं कर रही तुम, चलो मैं आती हूँ। उसने अपना हाथ छुड़वाया और अरहम के पीछे चलने लगी थी। जनीम भी गुस्से में इस पर सलवतें भेजती रूम में बंद हुई थी। इशू, क्या बचपना है ये? वो जो रूम का दरवाज़ा खुला देख अंदर आया था, कमरे की हालत देखकर परेशान हुआ, जैसे इशाल ने 2 मिनट के अंदर तहस नहस कर दिया था। खबरदार अरहम तारिक, मेरे करीब मत आना, आई स्वेयर आई विल किल यू। उसने रोते हुए उंगली उठाकर वार्न किया था उसे, जो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। अच्छा, रोक लो फिर। उसने कदम आगे को बढ़ाए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, और तुमसे निकाह ज़ात क्यों नहीं करते तुम मुझे? वो पीछे कदम लेती जुनूनी अंदाज में कह रही थी, जबकि खुले दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हमना सारा मंजर देख रही थी। अच्छा, तो अब तो गलती हो गई ना, अब क्या हो सकता है? उसने उस तक पहुंचते उसके ऊपर की जिप खोलते हुए कहा। हाँ, मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ दूसरी बीवी के पास जिसके साथ तुम हनीमून मनाओगे। उसने उसके हाथ अपने ऊपर से झटके। नाउ यू आर गोइंग टू बी जेलस। उसने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसके गाल पर लब रखे। जलती है मेरी जूती, उसकी औकात मेरे आगे कुछ भी नहीं है, और तुम क्या समझते हो कि मुझे इस तरह से सबके सामने जलील करके अपने ऐबू को नशर करके हमारा रिश्ता बचा लोगे? तो बोला तुम्हारी वो फंकारी थी। अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे गुड आइडिया, आई थिंक ये वर्क करेगा। उसने झटके से उसके बाजू को आगे की तरफ पूरा घुमाया, और उसकी पुश्त अपने सीने के साथ लगाकर उसको ऊपर खींच कर फेंका। उसकी कलाइयाँ उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में थी। रात तुम्हें अपनी बाहों में तड़पाकर मुझे एक चीज़ शिद्दत से महसूस हुई है कद्दू, कि अब हमें रुखसती के बारे में कोई ना कोई सीरियस एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसने उसकी फ्रॉक की डोरियां खींचते जिप को बुरी तरह खींच कर तोड़ा था कि वो पूरी खुल गई है। शाल की टांगें लर्ज गई, और दिल ऐसे अंधाधुंध धड़क उठा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। योर लिप्स ऑल टाइम ट्राइंग टू अट्रैक्ट मी। उसने कंधों से शर्ट नीचे खिसकाते हुए कहा उसे। हमना का चेहरा गुस्से से तप उठा। प्लीज़ लीव मी। हमेशा वो उसे अपनी कुर्बत में ऐसे ही तो बेबस कर देता था। उसको अपने लबों के पास सांसें लेते देख वो लड़खड़ाते हुए बोली थी, नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए थे अपने जज्बात प्लेन में, इसीलिए पब्लिक का लिहाज करते एक केस पर ही छोड़ दिया था, और खुद तुम्हारी मरने वाली हालत देखकर भी। मगर अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं मुझ में। किस्मी इशू। उसके निचले लाभ पर अपना लाभ रखते उसने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था। नहीं। उसके लाभ खोले थे कि पूरी शिद्दत से वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाता, उसकी सांसों को जकड़ चुका था, और वो उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। वो अपना जुनून, अपनी शिद्दत उसके लबों पर उतार रहा था, हर लम्हे में उसको कतरा कतरा पी रहा था। कमरे में छाई मांगनी है, इस खामोशी का दुरानिया बढ़ता जा रहा था, और तपते चेहरे और तिलमिलाते वजूद के साथ सामने खड़ी आंखों से उन दोनों को कत्ल करना चाह रही थी। जब ही किसी ने उसे बाजू से खींचा था और बाहर ले आया था और रूम का दरवाज़ा ठक करके बंद किया,
अरहम के कानों में आवाज़ पड़ी तो वो पल भर में होश में आया था और बाहर की तरफ देखा था जहाँ कोई नहीं था। दरवाज़ा भी बंद था। वो आंसू बहाती हथेली से अपने गीले लब साफ कर रही थी जब अरहम ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। रिमूव योर शर्ट इशू। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसने हुक्म दिया था उसे, और इशाल ने आंसू बहाती आंखों से उसे देखा था। दिल किया था उसका गला दबा दे उससे पहले कि वो दोबारा उस पर कब्जा होता। उसने चुटकी से उसे परे धकेलते बेड से उतरना चाहा था कि वो उसे खींच कर लिटा चुका था। 2 घंटे बाद भी हाइकिंग में अभी हमें जाने में सारी रात 2 घंटे हैं अभी हाइकिंग में जाने में। सारी रात सोई हूँ और प्लेन में भी सोती रही हूँ, और मैं सारी रात भी बेसुकून रहा, और प्लेन में भी मेरे सुकून का बंदोबस्त करो पहले। दोनों कंधों से उसकी शर्ट हटाते उसके कान के पास गहरे सांस लेते गंभीर सरगोशी में कहा था उसने, और वह उसकी सांसों की गर्माहट से जर्जरी लेती हल्कान हुई थी। और उसके लड़ते वजूद की परवाह किए बगैर गर्दन पर उसने अपने लब रखे थे और फिर जगह जगह से भीगे लम्ब छोड़ता दांत गाड़ने लगा था। उसकी कमर पर नाखून चबोते वो अब टांगे मार रही थी उसे। हम की जान भी हाजिर, बट आप भी डिस्टर्ब करोगी तो बहुत बुरी सज़ा कम मुस्तहिक हो जाओगी तुम। उसके नाक पर लब रखते वो तेज़ी से उसके होंठों पर फिर से कब्जा जमा चुका था। मूँछों की, फिर दाढ़ी की चुभन, और फिर उसकी सांसों की खुशबू। क्या कुछ नहीं था उसकी गुर्बत की सरगोशियों में। वो मदहोश कर रहा था उसे। बेबस होकर उसने भी उसके निचले लाभ को अपने दांतों में दबाकर काट डाला था कि खून की बूंद इस शाल के मुंह में गिली थी, और अरहम गहरा मुस्कुराया था। तो मेरा कद्दू बदले भी लेता है। उसके लबों को नरमी से छोड़ते उसके कान की लू को दांतों तले दबाते गंभीर सरगोशी की थी उसने कि वो रोती बिलखती से सिकियां लेती उसके सीने में मुंह दे गई। प्लीज़ अरहम लीव मी, आई हेट यू। बेबसी से रोते हुए ये कह रही थी उसने। आई हेट यू मोर। कद्दू इसके दिल के मकान से शर्ट हटाते पीके लम्स छोड़ते कहा था, और फिर पीछे होकर उसे उठाकर बैठाया था। उसके चेहरे से अपने होठों से आंसू पोंछे थे। सीने में भींचा था। बाहों का घेरा तंग किया। चेंज कर लो, जिप टूट गई है, वो फ्रेश हो जाओ तुम। उसके माथे पर लब रखते पीछे हुआ था, और वो फिर अपनी शर्ट पहनकर बाहर निकल गया था। ये क्या तरीका है अरसम, छोड़ो मुझे। अरसम को खुद को घसीट कर अपने कमरे में लाता देख वो चिल्लाई थी उस पर, तुम्हारा क्या तरीका है ऐसे किसी भी मैरिड कपल के रूम में घुसकर उनकी प्राइवेसी देखने का? शर्म नाम की चीज़ है तुम में या नहीं? वो उसकी गर्दन को अपनी इज्जत गिरफ्त में लेते हुए बोला था कि हमना की आंखें उबल पड़ी थी बाहर को, और अरसम की आंखों में शोले देखकर उसकी तो जान ही चली गई। मुझे ईशा ने बुलाया था। वो मुश्किल बोल पाई थी और फिर बुरी तरह खांसने लगी थी। तो जब देख रही थी तुम कि वो बिजी हैं तो वो वहाँ खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? अंजा तुम मुझे उनकी प्राइवेसी के आसपास भी नजर आई तो ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा बॉस्टर्ड। उसकी गर्दन को दबोचे बाहर आया था और दरवाजे के बाहर झटके से उसे छोड़कर उसके मुंह पर धार से दरवाज़ा बंद किया था कि वो इतनी ज़ोर से करा कर ज़मीन बोस हुई थी। वो खुद को बमुश्किल उठाती अपनी गर्दन को मल रही थी। अरे हमना क्या हुआ? आर यू ओके? उसकी तरबतर हालत देखते वो उस तक पहुंचा था। कुछ नहीं हुआ, जाओ दफा हो जाओ। इस पर गिरजती वो अपने रूम में बंद हुई। दिल कर रहा था कि राग कर लगाए अरहम को। अजीब भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। मैंने तो ऐਵੇਂ ही पूछ लिया उस पर उस सरफेरी से। आया मैं हाप के पास था। अपने सर पर हाथ मारते हुए हाप के रूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या हुआ है, दिखाओ। हसीम उसकी आंखों में आंसू देखते और फिर उसकी गर्दन पर लाल सुर्ख उंगलियों के निशान देखते मोबाइल छोड़ बेड से उठी थी और उस तक पहुंची थी। वही जंगली, मेरा दिल करता है मारूं और सम को, मेरे हर रास्ते की रुकावट। और वो अरहम, मेरा दिल करता है खुद को और उसे जिंदा जला दूं। क्या करूं मैं, मेरा दिल जल रहा है। चीख मारती वो रोते हुए चिल्लाई। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। जनीन ने उसको बेड पर बिठाते हुए पूछा था। लाइव किस देखकर आ रही हूँ अपनी मोहब्बत और उस खराबा शाल की जो बस ज़बानी कलामी उसको छोड़ने के दावे करती है, जबकि हकीकत में वो उसकी गुर्बत में गहरे सांस लेती बेबस होती है। कैन यू इमेजिन किस तरह बर्दाश्त किया मैंने। वो बेड से उठती पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी। रिलैक्स, काम डाउन, देखो दफ़ा हो जाओ। तुम भी रिलैक्स रिलैक्स करती रहती हो। अपनी बहन की तड़प नज़र नहीं आती तुम्हें? लानत है तुम पर। उस पर गरजती बरसती वो वॉशरूम में बंद हुई और अब जनीम को बस उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। कैसी हो? वो होश में आ गई थी और आप उठकर बैठी थी। डोना कैसा है? उसने हासिम की बात का जवाब देने के बजाय अपना सवाल पूछा था। बेहतर है, अब होश में आ गया है वो भी। हासिम ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था। फाहा ने फ़क्त इतना कहा था, थैंक यू नहीं बोलोगी? उसने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था। नहीं, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ था। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और हर शहरी की जान, इज्जत की आबरू की हिफाजत आपका अवलिन फ़र्ज़ है। उसने बेतासुर लहजे में कहा था। उसी दिन के लिए मना करता था मैं तुम्हें। मैं ना आता तो तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। उसने ज़रा सख्त लहजे में उससे कहा था। आप ना आते तो कोई और आ जाता, और अल्लाह किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते कि उसके
उसके माँ बाप को छीन कर उसकी इज्जत भी छीन ली। अपने आंसू पीछे धकेलते हुए कहा था उसने कि उसकी आवाज़ में एक अजीब हालीपन महसूस हुआ था। हायसम को, तुम आप इस केस को सॉल्व नहीं करोगी, ना तुम ना डोना। उसने उसकी नम आंखों को देखते हुए कहा, मैं और डोना तुम्हारे किसी भी हुक्म के पाबंद नहीं है और तुम अपने मुफीद मशवरे अपने पास रखो। उसने गरजते हुए इससे कहा, किस मिट्टी की तुम बनी हो फहा, तुम्हें बहुत मज़ा आता है दूसरों की तकलीफ देखकर। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हें पता भी है कि ये क्या हालत हुई थी तुम्हारी? तुम्हें देखकर कितने घंटे सूली पर लटका रहा हूँ मैं। मत अजियत दो मुझे मिस्टर हाइज़म, आप हद से बढ़ रही हैं। मैं क्या आपको क्या हुआ? क्या क्या नहीं? इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। एक और बात, शायद आप मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देनी चाहिए क्योंकि आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए बार बार आप ये राग ना लापा करें अब मेरे सामने। मुझे तो आपकी शक्ल से नफरत है। कुछ जाके आपके साथ ज़िंदगी गुजारना। शट अप, जस्ट शट अप। आज तो सुन लिया मैंने, आज के बाद सुना तो ज़ुबान काट दूंगा, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके फेंक दूंगा। और ये मत समझना कि हाली धमकी है, एक खान का वादा है। अगर मेरी इज्जत ना बनी तो किसी की भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। आई समझ, वो उसे ज़िद समझो या मोहब्बत इतने बेकरार करूँगा अपनी बाहों में कि तुम्हारी सांसें भी तड़पेंगी मेरी कुर्बत में। उसके जहमलूद बाजू पर गिरफ्त बढ़ाते कि ग्लव्स ने चबा चबा कर कहा, जंगली हो तुम। अपने बाजू से निकलते खून की तरफ देखते दर्द महसूस कर रही थी वो, बीमार मुर्गी। वो रूम में आ जाओ, मेरे रूम में आ जाओ, हमारे बेड पर तुम्हें अपनी जंगली पन से फुर्सत में मिलवाऊंगा। वैसे जितनी तुम नाजुक हो, कुछ सेकंडों में बेहोश हो जाओगी। हाँ हाँ, उसकी नोक की टाप के पास गहरा सांस छोड़ते वो दूर हुआ था। तुम्हारी फुप्पो से रिश्ते की बात कर लिया? वो पूछे तो जवाब में हाँ कह देना, वरना तो मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर भी निकाह कर सकता हूँ। और हाँ, निकाह के बाद हमारी गोल्डन नाइट में डीप किस मुझे देने के लिए रेडी रहना। उसने होंठों को गोल करते हुए उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछाली। लोफर, बदतमीज, घटिया। अल्लाह करे तुम्हारे होंठ ही टूट जाएं, सुस्त कछुआ, पिंक चमक छल्लो, बंदर। माशू, ये क्या कर रही हो? कैसी हो फुप्पो की जान? सबेरा रंधावा ने अंदर जाते हुए कहा था और उसे गले से लगाया था। वो पता नहीं कब से जो इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी थी, बलक बलक कर रोने लगी थी अब। बस फुप्पो की जान, बस संभालो खुद को। मना करती थी ना, छोड़ दो ये सब, मगर मजाल है जो तुम मेरी सुन लो कभी। उन्होंने उसके आंसू साफ किए। कैसी तबीयत है अब आपकी? हो ये नीडल और ये बैंडेज कैसे खून से भर गई है? आपने कौन सी जंग लड़ी है मिस फाहा? डॉक्टर जो रूटीन चेकअप के लिए आया था उसकी हालत देखकर बोला था, जिसके हाथ से एक और बाजू से खून निकल रहा था, है ये कमीना दुश्मन जो बस जख्म देना जानता है। उसने ड्रेसिंग करते नर्स को देखते हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था, तुम ड्रेसिंग करवा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ। सवेरा रुंदावा कहती बाहर की तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ हायसम? मिसेस द्राब, हैरियत आप इतने परेशान? वो जो बाहर निकली थी, सामने इमरजेंसी के बाहर उन्हें टहलता देख परेशान हुई, उनके पास चली गई। जोशा ने बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं, शी इज़ इन डेंजर, प्लीज़ सवेरा मेरी बच्ची के लिए दुआ करो। मिसेस द्राब ने रोते हुए कहा था, क्या ये कैसे मुमकिन है? आई मीन ऐसी कौन सी बात हो गई थी? सवेरा रंधावा ने परेशान कुन लहजे में पूछा था। पता नहीं, या अल्लाह मेरी बच्ची की ज़िंदगी मोड़ दे। वो उनके गले लगकर रोने लगी थी। बेशक ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएगी। वो सब्र से काम लें आप और दुआ करें। सवेरा रंधावा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। हायसम, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उन्होंने आपकी बात चुपचाप परेशान खड़े हायसम से पूछा था। कह रहे हैं कि दुआ करें बस, उसने बेबसी से कहा था। बचपन के सारे मंजर आंखों के सामने थे, उसका खौफजदा चेहरा, उसकी लाड भरी बातें, उसका हंसना, रोना, रूठना, मनाना। और जितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, खुदकुशी की उम्मीद नहीं थी उसे अपनी जोशी से। और इस बार उसने फिर अपने आप से सवाल पूछा था कि कहाँ कमी रह गई थी उसकी और उसकी दादी की तरबियत में कि उसने ये कदम उठाया। भाई, उसको उसे डराना ही नहीं चाहिए था। जब बात हुई थी कि हम उसे प्यार से ट्रीट करेंगे तो फिर आप क्यों पहुँच गए उसे डराने? बिरबल पागलों की तरह उस पर चिल्ला रहा था। मुझे नसरीन की कॉल आई थी कि हायसम का रिश्ता लेकर आई है सवेरा रंधावा, और ये भी कि हायसम ने फाहा का रिश्ता मांगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आई और मुझे लगा बिरबल कि वो पहली फुर्सत में हाँ कर देगी। और फिर जब मुझे इस बात का भी पता चला कि वो स्पाई फाहा अरसम की बहन है तो मुझे ये करना मुनासिब लगा। मम्मी ने साफ लहजे में उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कहा था, देखें भाई, मैं सिर्फ जोइशा और अरसम को जानता हूँ। फाहा और हायसम से मेरा कोई लेना देना ना था, ना है और ना होगा। अब वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो कोई जवाब आपके पास? हाँ, उसने मोमिन के गिरबान को पकड़ लिया। फ़ाहा से है मेरा ताल्लुक़, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी है। जैसे तुम जोइशा से दस्तबरदार नहीं हो सकते, वैसे ही मैं फ़ाहा से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मामला इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अपना गिरबान छुड़वाते हुए वो फंकारा। रियली, मुझे ना अब हंसी आ रही है। आपने तो अपने साथ मुझे भी डुबो दिया। क्या कर रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है। खुदा का वास्ता है, एक
एक मिल नहीं रही, दो को कैसे लाएंगे? उसने तैश में आकर पूछा था। मैं उन दोनों को ले जाऊंगा हमारे आबाई घर, सिब्बी ले जाऊंगा उन्हें दादों के पास, और वहाँ उन्हें हम दोनों से निकाह करना ही होगा, एंड दैट्स फाइनल। मम्मी ने आपकी बार नरम लहजा अपनाया था। अगर वो जिंदा बचेगी तब ना। बिरबल ने होन हौर नज़रों से उसे देखा। बिरबल, वो उसकी अफसरदा और तेज भरी नजरें देखकर चिल्लाया, मगर मुकाबिल ने देखने की और पलटने के बजाय अपने कदम आगे बढ़ाए थे और कमरे से बाहर निकल गया था। फाहा सवेरा रंधावा अंदर आई तो सामने खाली बेड देकर उसे आवाज़ें दी थी। फिर पूरे हॉस्पिटल में देखा था, वो उन्हें कहीं नहीं मिली थी। आप कैसी तबीयत है जोयशा की? डॉक्टर साहब परेशानी से टहलते हायसम ने आईसीयू से बाहर आते डॉक्टर से पूछा था। शुक्र करें खुदा का, यूँ समझे नई जिंदगी दी है आपकी बहन को अल्लाह ने। नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, स्टमक वॉश कर दिया है, कुछ देर बाद होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मिसेस द्राव ने बुलंद आवाज़ में कहा। हायसम फहा कमरे में नहीं है, पूरे हॉस्पिटल में पता करवा लिया है, वो डोना के रूम में नहीं है, कहाँ जा सकती है वो? मिसेस धावा परेशानी से उसकी तरफ आई और हौसला लहजे में कह रही थी। रिलैक्स आंटी, आप परेशान मत हो, मैं पता करवाता हूँ, उसने तसल्ली देते हुए कहा। प्लीज़ हायसम मेरी माशू को ढूंढ दो प्लीज़, वो रोते हुए कह रही थी। सवेरा हौसला करो, पता चल जाएगा, परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा, मिसेस द्राव ने उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए कहा था। मैं माजरत चाहती हूँ कि आप इस वक्त खुद परेशानी में हैं और मैं अपनी परेशानी लेकर आ गई हूँ, उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। जोशी आप आउट ऑफ डेंजर है आंटी, मैं पता करवाता हूँ फहा का, बल्कि मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगी। आई प्रॉमिस अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ होगी, वो ठोस लहजे में कहता मोबाइल पर नंबर डायल करता बाहर निकला, जबकि उसका दिमाग इंतहाई हद तक खुल रहा था और गुस्से से रगे तनी थी। हेलो अब अब्दाल, तुम रेडी हो? हमना ने कॉल करके पूछा। हाँ, मगर अगर मैं पकड़ा गया तो मैं फंसूंगा, साथ साथ तुम्हें भी फंसाऊंगा, और उसने साफ वार्न किया। तुम पागल हो, जब हम हाइकिंग कर रहे होंगे तो तुम्हें बस इतना करना है कि निशाना लेना है उसका, किसी को क्या बता कि उसे किसने मारा, और वैसे भी यहाँ तो कोई इशाल का दुश्मन नहीं सिवाय मेरे, तो अरसम को कैसे शक होगा कि उस सब के पीछे मैं हूँ, बिकॉज मैं तो हाइकिंग पर होंगी, उसने बेइत्मीनान लहजे में उसे समझाते हुए कहा था। ओके फ़ाइन, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतनी हड़बड़ी में आया हूँ, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है तुम जनीम से मेरी शादी करवाओगी। दूसरी बात, अगर मुझ पर किसी को ज़रा सा भी शक हो गया तो मैं फ़ायर नहीं करूँगा। और तुमने प्लान बी पर अमल कर लिया ना, अगर किसी वजह से गोली ना चला सका तो? अब्दाल ने उससे पूछा था। हाँ, वो हो गया है, अगर किसी वजह से तुम फायर नहीं कर सकोगे तो वो प्लान बी के तहत सीधा नीचे गिरेगी, उसने कहका लगाते होंठों को सकेड़ते हुए कहा था। अच्छा, इधर देखो, इस माउंटेन के राइट साइड डाउन टू अर्थ खड़ा हूँ मैं, तुम कोशिश करना इस लड़की को लेफ़्ट साइड की पोजीशन में रखो, मुझे निशाना लेने में आसानी होगी, उसने हमना को अपनी तरफ देखने को कहा था और पूरी बात समझाई थी। ओके, मैं कॉल हिस्ट्री क्लियर कर रही हूँ, तुम भी करो और ख्याल रखना कोई भी गड़बड़ ना हो, उसने तंबी लहजे में कहा और फ़ोन बंद किया। हमना आ जाओ यार, वो यार ऑलरेडी लेट। जनीम दूर खड़ी हमना की तरफ देखते उसे आवाज़ें देते हुए कह रही थी। रेडी हो तुम सब भी? हमना के आते ही अरसम ने केबल वायर की बेल्ट को कमर के साथ बांधते पूछा था। वो यार ऑलवेज रेडी, सब ने एक से यक ज़बान में कहा था। मैं फर्स्ट पर हूँगा, परिशाल, दीने अरहम, दीने जनीम, दीने हाब, एंड लास्ट में हमना और हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ड्यूरिंग हाइकिंग ना तो हम रुकेंगे और ना ही कोई पानी पिएगा, चाहे गला कितना भी सूख क्यों ना रहा हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर हम में से कोई एक भी गिरेगा तो हम भी साथ गिरेंगे, बिकॉज साथ आए थे साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं। अरसम ने पहले सबको गाइड लाइन दी थी और फिर लास्ट लाइन सब ने यक जुबान दोहराई थी। एहाब, यू ओके ना? अरसम ने गुमसुम खड़े हाब को देखते पूछा था। ऑलवेज ओके, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। गाइस, हमारी नज़रें जस्ट टारगेट पर होंगी, नीचे नहीं देखेंगे, ना दाएं और ना बाएं, जस्ट फोकस द वायर्स हैंडल एंड फोकस द डेस्टिनेशन। कदम जमा कर रखेंगे और इमेजिन यही करेंगे कि हम बस ज़मीन के किसी मुश्किल हिस्से पर चल रहे हैं, ये जहन से निकाल कर के हम माउंटेन पर हैं। सो 1 2 3 अल्लाह अकबर, कहते ही अरसम ने केबल वायर पर पाँव रखा था, फिर इशाल ने अपने कदम रखे थे, फिर अरहम, फिर जनीम, फिर हाब और लास्ट में हमना। इस वक्त वो चाइना के 5 बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ हवा शांत पर थे।
इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए केबल वायर्स और पतली पतली लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। इस पहाड़ की खासियत ये है कि इसको सर करने के लिए कभी तो केबल वायर्स पर चलना पड़ता है और कभी पतली पतली लकड़ियों पर, जो कि हर साल तकरीबन 100 लोगों की जान ले लेती है बेएहतियाती की वजह से। 7,080 फुट की बुलंदी का ये रास्ता देखकर ही अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहल जाता है और कहीं न कहीं से ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि दोनों पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। इसको सर करने के लिए हाइकिंग स्टार्स यूँ कहा जा सकता है कि एक दफ़ा मौत को हाथ लगाकर वापस लौटते थे और इस वक्त वो पांचों भी यही कर रहे थे। गाइस, हम जितना बोलेंगे हमारा एनर्जी लेवल उतना कम होगा, इसलिए मुंह खोल कर लंबे लंबे सांस लेने से जितना आप करेंगे हम। अरहम ने कहा, फाइनली वी आर ऑन फॉर द फीट। एहाब ने पैरामीटर पर देखकर बताया था, मुझे प्यास लग रही है अरसम, बस 2 घूंट पानी पी लूँ। ईशान ने कमर पर बंधी पानी की बोतल को पकड़ते हुए कहा था, एक घूंट भी नहीं पीना। अरसम ने सख्त लहजे में कहा था, जबकि एक हाथ में मौजूद हैंडी कैमरे से अब वो पूरे रास्ते की उन सब की बातों को मूवी बनाकर कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी बीवी को मत ढूंढो अरसम, वरना यहीं से धक्का दे दूंगा तुझे, फिर तेरी हड्डियाँ भी नहीं मिलनी। तुम मेरी बीवी को मत ढूंढो, सॉरी, तुम मेरी बीवी को मत डांटो। हवा के दबाव में अरहम ने तेज़ आवाज़ में कहा था, इतनी फीट बुलंदी पर इतनी तेज़ आवाज़ में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम दोनों को ही धक्का दे देता हूँ, ऊपर जाकर हनीमून मना लेना, फिर वैसे भी तेरी तरफ बड़े हिसाब निकलते हैं। अरसम ने भी चिल्लाते हुए कहा था, जो मौका अच्छा है, जितने हिसाब निकलते हैं अभी बेबाक कर लो, किस्मत ऐसे मौके बार बार नहीं देती। इस बार एहाब ने हंसते हुए कहा, यार तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन। और हमने धाई दी, तुझ जैसे कमीने की दोस्ती से बेहतर है बंदा लानत भेज दे खुद पर। अरसम ने अगली वार पर पाँव रखते हुए कहा था। अरसम पानी इशू उनकी बकवास से बदमज़ा होती इस बार फिर बोली थी, मगर आवाज़ अरसम ने कम और अरहम ने ज़्यादा सुनी थी। जानम, इस टाइम अगर अकेले होते हम तो मैं ज़रूर तुम्हारी प्यास बुझाता अपने तरीके से। कंट्रोल करो, वरना जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। कल बीबीसी न्यूज़ की अहम खबरों में से एक खबर होगी, चाइना के बुलंद तरीन खतरनाक पहाड़ों में से एक पहाड़ हवाशान पर एक पाकिस्तानी जोड़े ने बड़ी रोमांटिकली तरीके से अपना हनीमून मनाया। और कद्दू, ये न्यूज़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आएगी। सोचो ज़रा, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। शरा बरहम, उसकी फिजूल बकवास सुनकर वो बदमज़ा हुई। कैसे कर लेते हो तुम इतनी बकवास? असम चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था। अफसोस से सर हिलाते उससे पूछा, मुंह से। अरहम ने जवाब दिया, मैं थक गई हूँ। जनीम ने कहा, छलांग लगा दो, 4 लोग फिर कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान छोड़कर आएंगे, सारी थकावट दूर। अरहम ने चिढ़ाते हुए कहा, हद होती है फजूल गोई की। जनीम तो उसकी बात सुनकर ही डर गई। ओ हेलो, अगर हम दोनों सही सलामत घर ना पहुंचे तो हमारे पापा को हम जैसी बेटियां लाकर कौन देगा? हामना ने शोही से कहा, हम अंकल को समझा देंगे, सब्र से काम लें, हौसला रखें। आपको तो खुश होना चाहिए, बुराई का खात्मा हुआ और आपकी बेटियां हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की हकदार करार पाई। अरहम ने बतीसी निकालते हुए कहा और सब खिलखिलाकर हंसे। एक बार नीचे चलो, फिर तुम चारों की गर्दनें हम अपने हाथों से मरोड़ेंगी। हमना जनीम ने एक जुबान में कहा। व्हाट अ जोक, मेंढकियों को जुकाम होने लगा है। अरसम ने फुल्क शिगाफ कहका लगाया, क्या हुआ, तुम ठीक हो इशू? इशाल की पीली पड़ती रंगत दे के अरहम ने कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाँ, वोमिटिंग फील हो रही है, उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा था और अब वो पूरी कांपने लगी। ईशू, यहाँ आओ मेरे पास। अरहम ने परेशानी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया। मुबादा कहीं उसका पाँव ही ना सिलप हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ ही ना धो बैठे। जिसकी सांसें मदम हो रही थी और इतनी हवा में भी चेहरा पसीने से तर, जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, उसने बंद आंखों से कहा। तुमने कुछ खाया था ईशू? अरसम ने पूछा, जबकि अब वो अरहम की बाहों में झूल रही थी। वो बेहोश हो गई। एहाब ने उसकी हालत देखते परेशानी से कहा, हाँ हाँ, ड्रामे। हमने ने नफरत से कहा था। वेट वेट, हेली को सिग्नल देता हूँ। अरसम ने परेशानी में कहा, नहीं, बस 1,000 फीट तो रह गई है, मंजिल के इतना करीब आके हम वापस नहीं मुड़ सकते। और हमने शाल के बेल्ट को अपनी बेल्ट से बांधते अपने पाँव पर उसके पाँव रखते पूरी तरह उसको खुद में डालते कहा, मगर अरहम तुम कैसे उसका बोझ उठाओगे? हाब ने कहा, यह बोझ नहीं है हाब, जिंदगी है मेरी और मेरी सांसें, और सांस बोझ नहीं होती। उसने लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, मगर अरहम, हम ना आई
आई कैन मैनेज। उसने अमना की बात काटी और वो अंदर तक सुलगी। कैसे वो उसे एक खौफनाक पहाड़ पर ये चढ़ाई चढ़ रहा था, खुद के साथ उसके बावजूद को बांधे, और वो कैसे बेहोश हुई उसकी बाहों में झूल रही थी। उसका दिल चाहा था कि अभी इसी वक्त इशाल को उसकी बाहों से खींच कर, धक्का देकर, उछाल कर फेंक दे और फिर इशाल जहन्नुम वसल हो जाए और उसे कभी भी नज़र ना आए। मगर ऐसा मुमकिन ही कब था? उसने तो उसके लिए उसके जूस में 2 वोमिट और नींद की टैबलेट मिलाई थी कि उसे चढ़ाई पर चढ़ते ही नींद आने लगे और साथ ही चक्कर आए और वॉमिट भी हो, उसके पाँव बुरी तरह स्लिप हों, मजबूती न रख सके और फिर वो लहरा कर ज़मीन बोस और उसकी हड्डियाँ भी ना मिलें। और अगर अब्दाल से चौक हो जाए तो उसका ये प्लान वर्क कर ले, मगर अब उसका एक प्लान फेल हो चुका था और अभी तक अब्दाल का भी कुछ अता पता नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा था अब्दाल पर। गाइस, वी रीच, यस यस वी रीच। असम ने खुशी से चिल्लाते अपने हाथ में पकड़ा पाकिस्तानी फ्लैग लहराया। अल्लाह अकबर, सब ने एक साथ नारा लगाया और खुशी से एक दूसरे को हक भी किया। आखिरकार एक और मार का उन्होंने सर कर लिया था और दुनिया के एक और अहम खतरनाक तरीन पहाड़ अपने नाम करवा लिया था। एक दो तस्वीरें उन्होंने खींची थी जिनमें यीशु बेहोश थी, मगर उन्हें ये मेमोरी सेव रखनी थी। यीशु एहाब अब उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हैली को सिग्नल दे दिए हैं, आता ही होगा, अरसम ने कहा था। फिर कुछ देर बाद हैली आ गया था और वो 6 के 6 इसमें बैठकर आप नीचे जा रहे थे। कोई ना कोई तो क्लू ज़रूर होगा उस शॉप में। हो सकता है वो सारी लड़कियों का कत्ल ऐसे ही करता हो यहाँ लाकर। फ़ाह ने उस शॉप के अंदर जाते कहा, सर उसका सर अब भी चकरा रहा था। हाथ में से अभी भी हल्का हल्का खून रस रहा था, मगर उसका जुनून उसे टकने कब दे रहा था। तभी बीमारी के परवाह के बगैर एक बार फिर से खुद को खतरे में झोंक रही थी। पूरी शॉप खाली थी, बस एक साइड पर कुछ कार्ड कबाड़ा पड़ा था। वो हथौड़ा भी गायब था। 1000 बार देख लेने के बावजूद भी उसे वो नहीं मिला। अपनी पूरी कोशिश वो कर चुकी थी। पूरी शॉप खाली थी, मगर अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। ये क्या? उसने आगे बढ़कर मोमिन की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा उठाया। कुछ मिला? उसे अपने अकब से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हारिसम दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा। वो बगैर उसका जवाब दिए वापसी के लिए मुड़ी। जब उसने उसकी कलाई पकड़ी थी, क्या समझती हो खुद को कि जैसे चाहोगी, जो चाहोगी, जिस नज़र से दुनिया को देखोगी, दुनिया वैसी ही हो जाएगी वहाँ? उसने उसका रूह अपनी तरफ मोड़ते तंदो तेज़ लहजे में उस पर चिल्लाते हुए कहा। दिमाग आउट हो गया था उसका। उसे फिर वहीं देखकर मतलब वो बाज नहीं आ रही थी, अभी मुकम्मल ठीक भी नहीं हुई थी और फिर से वहीं पहुँच गई थी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, उसने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा था। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है? खुद से जुड़े रिश्तों का थोड़ा सा भी एहसास है? वहाँ सवेरा आंटी की क्या हालत हो रही थी, जिन्हें तुम बगैर बताए दनाती हुई यहाँ आ गई हो। और यहाँ क्या ढूंढने आई हो तुम? तुम्हें क्या लगा था कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ छोड़ेगी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसने अफसोस करते हुए सर हिलाते, उसके दिमाग पर हाथ रखते हिलाते हुए कहा था। मैं भी इसी पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। अगर तुम्हारी टीम या तुम में इतने गेट्स होते तो आज IG अंकल मुझे तुम्हारी टीम का हिस्सा न बनाते। उसने हकारत अमेज नज़रों से उसे देखते हुए बुलंद आवाज़ में कहा था। और दूसरी बात, मेरी फुप्पो है ना, तो मैं जानूँ या वो, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? और वो अब समझी तुम क्यों ये अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हो? इसलिए कि वो तुम्हें रिश्ता दे दें? इसलिए कि उनके इर्द गिर्द अपनी अच्छाई का तलस्सुम फूंक रहे हो? उसने हाथों को नीचा नीचा कर नफरत अमेज़ लहजे में कहा। तुम्हें हमारी टीम में शामिल करने के लिए भी मैंने ही IG सर से कहा था, क्योंकि मुझसे तुम्हारी ये बिला वजह की इस केस के लिए तड़प नहीं देखी जा रही थी। और तुम्हें लगता है कि मेरा इमेज इतना ख़राब है कि मुझे तुम्हारी फूफो के आगे अपनी अच्छाई के राग अलापने पड़ेंगे? फाजिल दान चौधरी, तुमसे निकाह करने के लिए ना तो मुझे तुम्हारी आगे किसी अच्छाई को अपनाने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी फैमिली के आगे किसी अच्छाई के शो की ज़रूरत है। तुम्हें तो मैं बगैर हासिल किए ही अपने नाम लिखवा चुका हूँ। तुम किस गुमान में हो? झटके से खींच कर उसे अपनी गिरफ्त में डाले उसके चेहरे के पास झुकते, इसके निचले लब पर अंगूठा रब करते गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। अपनी औकात में रहो हाइसम वलीद खान। वो दिन दूर नहीं जब औंधे मुंह गहरी खाई में गिर कर कमज़ोर सांसें लेते फिरोगे। उसका अंगूठा झटकते वो पंकारी थी। औकात दिखाई ही कब है? हाँ, मगर फुर्सत से मिलवाने का इरादा रखता हूँ। गहरी खाई में कौन गिरता है और सांसें किसकी मदम होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। चले अब, उसने उसके चेहरे पर फूंक मारते आँख विंक करते हुए कहा था। मरो बदतमीज़ ढीठ इंसान। उसके सीने पर हाथ रखे उसे धक्का देते हुए वहाँ से वो बाहर निकली थी। साथ मरेंगे तुम मुझ में और मैं तुम में, और फिर सुबह शाम मरेंगे हर तन्हाई में, जानलेवा अंधेरे में, मायनी है सरगर्शियों में। उसकी कलाई दबोच कर उसकी कमर पर उंगली से व्यूज़ बनाते उसने गंभीर लहजे में कहा था कि उसकी कमर की हड्डी सनसना उठी थी। और फिर उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर डालते वो दूसरी तरफ आया था और बैठा था। जवाबन वो बस तो सलवते दिल में उसे सुनाती दांत खिचखिचाती खामोशी से गुजरते रास्ते देखने लगी थी।
एक सेकंड उसे वो शख्स बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ कि वो उसके साथ सुनहरे ख्वाब देख रहा था, ज़िंदगी गुजारने के उसका दिल चाह रहा था गर्दन मरोड़ दे उसकी। अहमद भाई बता रहे थे कि नई केयर टेकर हायर हुई है आज। बशाम ने चावल मुंह में डालते हुए कहा था। हाँ, 7 घंटे हो गए हैं। अब ये नहीं पता कि मज़ीद कितने घंटे टिकती है ये। तुम कितने % श्योर हो? उन्होंने अब खीरे का टुकड़ा दांतों में दबाते हुए पूछा। उस लड़की के पेरेंट्स इंतकाल कर चुके हैं। वो अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए हर हद तक जा सकती है। देखो, एक तो वो मजबूर है और दूसरा रिश्ते के बंधन में बंधी लाचार। और ये मजबूरी और लाचारी अच्छे से अच्छे नाजुक मिजाज इंसान को भी अंदर से मजबूत बना देती है। देखने में वो नाजुक लगती है मगर अंदर से दुखों की मारी चट्टान है वो। और मुझे लगता है कि जब तक उसका भाई कुछ बन नहीं जाता मारे मजबूरी के वो यहीं पड़ी रहेगी। मिसेस बिशाम ने गहरी सोच में जाते हुए कहा था। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। रिश्ते वो करवा देते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब खुद को ही देख लो। नैपकिन से मुंह साफ करते तंजिया कहते वो डाइनिंग टेबल से उठे थे। पिंकी को देखने जा रहे हो? मिसेस बिशाम ने भी उठते हुए उसका तंज इग्नोर करते पूछा था। उन्होंने कहते आगे की तरफ कदम बढ़ाए थे और वो भी उनके पीछे चलने लगी थी। दरवाजे की नाव पर हाथ रखे उन्होंने दरवाज़ा खोला और अगला मंजर देखकर उन दोनों ने ताज्जुब से सर हिलाया था, क्योंकि सामने सोफे पर बैठी पिंकी टूटे कांच के टुकड़े से मुंतहा के हाथों की बनी लकीरों पर कट लगा रही थी और वो चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी बगैर किसी आवाज़ के, जबकि चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां थे। भैया भाभी, पिंकी कांच नीचे फेंकती उनकी तरफ बढ़ी और फिर अपने भाई के गले लगी। कैसा है मेरा बच्चा? किसी ने तंग तो नहीं किया? उन्होंने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा था। ये किसने मुझको तंग किया? ये गंदी है, ये इसने मुझे तंग किया। मेरे साथ मेरे रूम में रहती है। आई हेट हर, इसलिए मैंने इसके हैंड खराब कर दिए। इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जाओ मुंथा बैंडेज करो उन पर। मिसेस बिशाम ने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा था, जिसके चेहरे के साथ साथ उसके हाथों का भी हशर बिगड़ा हुआ था। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, उसने भराई आवाज़ में कहा। बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तुम तो ऑलरेडी दुखी हो, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई को भी बढ़ा नहीं नसर हैरात नहीं चाहिए। ना मेरे माँ बाप ने कभी ली थी और ना ही मैं कभी लूँगी। मेहनत और होन पसीने का कमा कर ही खाऊंगी। वैसे भी मैंने इनकी रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि इनको एक ही चीज़ ठीक कर सकती है और वो ये कि कोई चट्टान की तरह उनके हर जुल्म के सामने खड़ा हो डट कर। जब अगला बंदा कमज़ोर नहीं पड़ेगा तो ये खुद अपने अमाल से पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। उसने बशाम की बात काटते पिंकी की तरफ देखते कहा था, जो आप बशाम की गोद में सर रखे सो रही थी। सर, मैं वादा नहीं करती मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाने की। उसने हाथ से रस्ते होंठ पर अपनी चादर का पल्लू रखते हुए कहा था। खुश रहो। बिशाम ने पिंकी का सर तकिए पर रखते कहा और फिर मुंतहा के सर पर हाथ रखते बाहर निकल गए थे। आओ यहाँ बैठो। मिसेस बिशाम ने उसे सोफे पर बिठाया था और फिर सामने टेबल पर बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाई और बैठकर उसके दोनों हाथों की बैंडेज की। खाना खाया तुमने? पता नहीं क्यों मगर अब उन्हें मुंतहा की तरफ एक अजीब सा खिंचाव हो रहा था। खाना भिजवाती हूँ, खाकर सोना और दूध भी लाजमी पीना। काश तो मजबूर ना होती, उन्होंने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा था और चली गई। मुंतहा ने उस औरत की जाती पुश्त देखी जो धूप छाँव जैसी थी, कभी सख्त तलख मजाज और कभी नरम प्यार मोहब्बत बांटने वाली। उन्होंने 2 मेडिसिन एक साथ ले ली थी, इस वजह से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। एनी हाउ अभी तो वो ठीक है और होश में भी आ जाएंगी, डॉक्टर ने बताया था। क्या मतलब 2 मेडिसिन में? कुछ समझा नहीं। अरहम ने पूछा। नींद की और वॉमिट की और फिर ये हाइट पर भी थी। शुक्र करें आपने बर वक्त एडमिट करवा दिया, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाता। डॉक्टर कहता वहाँ से जा चुका था। ठीक है अरसम, वो मुझसे नाराज़ है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जान ले ले। ये क्या तरीका है? अरहम ने बेचैनी से कहा था। डॉक्टर की बात सुनकर। रिलैक्स अरहम, अब हमें इस मसले को बड़े क्लियर तरीके से देखना होगा। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये कि इशू कभी भी ये मेडिसिन या खुद की जान लेने वाली हरकत नहीं कर सकती। कुछ मिसिंग है इस कहानी में। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा। क्या मतलब? अरहम ने पूछा। कुछ नहीं, तुम इसे सब मिलो, मैं बस आता हूँ। अरहम को कहते वो हॉस्पिटल की लॉबी से बाहर आया, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सब मौजूद थे सिवाय हमना के, और उसकी गैर मौजूदगी अरसम को ज़्यादा तैश दिला रही थी। व्हाट रेड, तुम खुद को मर्द ही क्यों कहते हो? जाओ चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ कहीं सुकून से। वो गुस्से में भड़क रही थी उस पर। हाँ तो क्या करता? वहाँ पुलिस आ गई थी और फिर जब मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी पोजीशन लेफ़्ट साइड पर होनी चाहिए तो तुम खुद वहाँ क्यों खड़ी थी? तो क्या तुम्हें जान से मार देता? अफजल उससे ज़्यादा तेज़ चिल्लाया था। तुम आप मेरी नज़रों के सामने मत आना, तुम्हारी वजह से सारा प्लान बर्बाद हो गया डफर। गुस्से से कहते उसने फ़ोन रखा था और पीछे को मुड़ी थी, जहाँ अरसम गैज़ व गज़ब से उसे देख रहा था।
तो ईशू को और डोज तुमने किया था, ओवरडोज। उसकी आंखें कहर बरसा रही थी। सबूत है तुम्हारे पास कोई? उसने बनोएज कहते कहा। अभी तुम्हारी गर्दन बस दाएं से बाएं चिटकने की देर है, फिर तुम खुद सारा सच उगलोगी। वो कराया उस पर। अच्छा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है? चलो ऐसा तो ऐसा ही सही, काम ऑन, चिटको मेरी गर्दन। मैं अगर ना बोलूँ तो अरहम मेरा, और अगर बोल पड़ी तो ईशाल रुंधावा का। उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखकर वो फंकारी थी। अब तुमसे मुलाकात मेरे सबूतों के साथ होगी, और याद रखना उस दिन तुम्हारा मुंह होगा और मेरे थप्पड़ उस दिन तुम्हें अफसोस होगा तुम्हारे होने पर भी। और रही बात मेरी बहन की ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने की, तो याद रखना ये सब तुम्हारे वहम और ख्याल में। अरसम सुल्तान चौधरी मिनटों में हाँक करने की इस्तात रखता है। उसको पीछे को धक्का देते उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए चला गया था वहाँ से। हेलो अरसम। समीरा रुंधावा ने अरसम का परेशानी में नंबर मिलाया था। जी पप्पू, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है पप्पू? अरसम उनकी भराई आवाज़ सुनकर बेचैन हुआ। कुछ ठीक नहीं है अरसम, आशु पर किसी ने हमला किया। हडूना पर भी, दोनों हॉस्पिटल में ठीक नहीं, ठीक हैं वो, मगर माशू पता नहीं कहाँ चली गई है। इधर जोशा ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। मुझे लगता है वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, शायद इसलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। तुमसे रिश्ते का सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने रोते हुए कहा। क्या कहा जा सकता है फ़ाहा? उसने तड़प कर पूछा था। फ़ाहा मेरी बच्ची अरसम, फ़ाहा आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उन्होंने सामने से आती फ़ाहा और हाइसम को देखते हुए कहा और फ़ोन बंद किया। मुझे लगता है वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। उसके कानों में लफ्ज़ गूंजे थे सवेरा रुंधावा के। नो जोशा वली खान, इतनी जल्दी नहीं, ऐसे कैसे खुद को दूर कर सकती हो तुम मुझसे? उसने गुस्से से मुठ्ठियां भींचे कनपट्टी से हिलाई थी और फिर चेहरे पर तलख मुस्कुराहट सजाई। नंबर डाल किया था मोबाइल पर। हेलो, हाँ ऐसा करो, आज रात की टिकट्स कंफर्म करवा दो। हाँ ठीक है, 4 घंटे बाद की करवा दो। ओके बाय। अरसम ने कहते फ़ोन रखा। तो तुमने खुदकशी इसलिए की कि तुम्हें मुझसे किसी भी किस्म का रिश्ता मंजूर नहीं, या फिर इसलिए कि तुम किसी और को? नहीं नहीं जोशा वली खान, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछे छुड़वा लोगी? तो ये तुम्हारी भूल है। पहले तो तुमने अपने बाप के लिए बाप के किए का अंजाम भुगतना है, भुगतना था, मगर अब तुम अपने हक में बुरा किए जाने का अंजाम भी भुगतोगी। रफ्ता रफ्ता मैं अपने जुल्म की हर हाथ पार करूँगा और तुम्हें सहना होगा हर सितम मेरा। उसने नफरत से अपनी ज़ुबान से हर सुलगा सुलगा लफ्ज़ जहर की तरह उगला, मगर दिल बेकरार हो रहा था, तड़प रहा था उसकी एक निगाह के लिए, उसके एक वजूद को देखने के लिए। और कौन जाने यही बेताबियाँ किसी के लिए हयात और किसी के लिए मर्ग बनने वाली थीं। माशू तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी माशू? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। सवेरा रंधावा ने आगे बढ़कर उसे सीने में भींचे उसके चेहरे, उसके माथे के बोझ से लेते हुए कहा। फुप्पो मैं ठीक हूँ, बस तबीयत बोझल हो रही थी तो ज़रा बाहर बाहर नहीं गई थी आपकी माशू? वहीं उसी जगह दोबारा पहुंची हुई थी ये खाली दिमाग मखलूक इन्वेस्टिगेशन करने। अगर फिर से कुछ हो जाता तो? हायसम ने उसके बाद काटे हुए कहा। तुम कौन होते हो मेरे हमारी फैमिली डिस्कशन में घुसने वाले? और लेट मी क्रैक यू, खाली दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा है, उसने गुस्से में कहा। खबरदार माशू, हाजिम को कुछ भी कहा तो बेटा है वो मेरा और फैमिली का हिस्सा भी है। बिकॉज बस पप्पू, अगर आप उसे फैमिली मानती हैं तो मैं कभी भी फिर आपका हिस्सा नहीं बनूंगी और दूर चली जाऊंगी मैं आप सबसे। उसने कोटीली नज़र से हाजिम को देखते रोने के अंदाज में सवेरा रंधावा से कहा था और फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। सॉरी हाजिम, वो ऐसी ही है, अगर उसकी बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी। अरे नहीं आंटी, उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अनफैक्ट वो लड़ती झगड़ती गुस्सा करती हक जताती अच्छी लगती है, बल्कि दिल के बहुत करीब लगती है। आप जल्दी से मेरी अपील पर मंजूरी दे दें, फिर इस पटाखे को मैं खुद से संभाल लूँगा। उसने आखिर में हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाइसम, नॉट फेयर, तुम मेरे सामने मेरी माशू को पटाखा कह रही हो? मिसेस रंधावा ने हंसते हुए कहा। मेरी इतनी जरूरत के पटाखे की तौहीन करूँ? उसने भी सीने पर बाजू ताने कहा। उसके सामने कहना फिर तुम्हें कच्चा चबाएगी वो जानदार कहका लगा कर हंसी। वैसे हाइसम, मैं माशू के लिए बहुत डिस्टर्ब थी कि न जाने कौन होगा, कैसा होगा जिसके साथ मेरी नाजुक से बच्ची लाइफ शेयर करेगी। पता नहीं उसका ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, मगर अब मैं मुतमईन हूँ, एक बार अरसम से बात कर लूँ फिर तो मैं तुम्हारी अमानत जल्द सौंप दूंगी। उन्होंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं इंतज़ार करूँगा अपनी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन लम्हों का। उसने तमानियत से जवाब दिया। खुश रहो, जीते रहो, हमेशा मुरादें पाओ, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे तुम्हारे हक़ में भी और उसके हक़ में भी, आमीन। उसका कंधा तपतपाते वो फ़ाहा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो भी मुस्कुराता हुआ जोशा के रूम में बढ़ा। ये क्या हरकत थी ईशू? उसके होश में आते वो उस पर बरस पड़ा था। क्यों, मैंने क्या कर दिया अब? उसने नकाहत ज़रा लहजे में कहा। मुझसे प्रॉब्लम था ना तुम्हें, मेरे करीब होने से प्रॉब्लम था ना, तो खुद को क्यों तुमने अजियत दी? खुद को क्यों मारने की कोशिश की? क्यों ओवरडोज ली तुमने? हाँ, इससे अच्छा था मुझे मार देती। अरहम ने झटके से उसे खींच कर करीब करते हुए वसीले लहजे में उस पर गरजते हुए कहा।